हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सोम प्रकाश और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं क्योंकि इसमें हमारी काउंटिंग जो है वो इंक्लूड होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जहाँ तक भी आप काउंट कर सकते हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स में आते हैं। जब हम नेचुरल नंबर्स के अंदर जीरो को भी ऐड कर लेते हैं, मीन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं तो हम इनको होल नंबर से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे होल नंबर्स बन गए जब आपकी जीरो भी इंक्लूड हो गई। नेचुरल नंबर प्लस जीरो तो हमारे होल नंबर्स बन जाएंगे। जब हम होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 और इसी तरीके से -1 -2 -3 एंड सो ऑन, तो ये हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स जिसके अंदर हम पूरे नंबर शामिल करते हैं, प्लस के भी और माइनस के भी, साथ में जीरो भी इंक्लूड करते हैं। इसमें अगर हम 1 से लेकर यानी कि जो हमारे नेचुरल नंबर हैं उनकी बात करें तो हम इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो से जो हमारे माइनस के जो नंबर हैं, नीचे की तरफ छोटे नंबर हैं जीरो से, उनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो हमारी जो जीरो है ना वो पॉजिटिव इंटीजर में इंक्लूड होती है ना ही वो नेगेटिव इंटीजर्स में इंक्लूड होती है। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर बोल रहे हैं तो सिर्फ प्लस वाले जो नंबर हैं वो, और नेगेटिव इंटीजर में हमारे माइनस वाले नंबर ही इंक्लूड होते हैं। जीरो जो है ना वो प्लस पॉजिटिव वालों में होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जिनको हम बाय की फॉर्म में लिख सकते हैं। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर कंडीशन क्या है, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो ये शर्त है हमारी p बाय q की फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है साथ में, p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए और हमारा जो डिनोमिनेटर है q है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। इसे ऐसे किसी भी नंबर को ही हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो रेशनल नंबर में जो हमारे नेचुरल नंबर हैं, जो हमारे होल नंबर्स हैं, जो हमारे इंटीजर्स हैं, वो सभी इंक्लूड हैं। कैसे, जैसे कि हमारे पास एक नंबर मैं लेता हूँ 5, तो मैं 5 को 5 बाय 1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 5 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो p बाय q की फॉर्म बनती है q, और p और q दोनों इंटीजर भी हैं और q हमारा जीरो भी नहीं है। तो इस तरीके से 5 बाय 1 भी आपका रेशनल नंबर बन जाता है। तो जितने भी हमारी फ्रैक्शन हैं वो सभी भी रेशनल नंबर का ही पार्ट हैं। फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में भी कई बार कंफ्यूजन रहता है। फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। किसी पूरी चीज के कुछ पार्ट को हम फ्रैक्शन में के रूप में लेते हैं, लेकिन फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होती हैं। कभी भी फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं हो सकती, किसी पार्ट के नेगेटिव हिस्से नहीं किए जा सकते। तो रेशनल नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो रेशनल नंबर, इन सभी नंबर्स को अगर हम मिला लेते हैं तो वो रेशनल नंबर बन जाते हैं। उसके बाद हमारा इर्रेशनल नंबर। जो नंबर रेशनल नंबर नहीं है उनको हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से नहीं होंगे, जिनको हम p बाय q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2 √3 √5 एंड सो ऑन। इस तरह के बहुत सारे नंबर हमारे पास हैं। अब आप कहेंगे जी कि √2 जो है उसके बाय में भी तो मान लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, बाय की फॉर्म बन गई, लेकिन √2 क्या इंटीजर है। तो हमारी जो ये दूसरी शर्त है
और इम्पोर्टेंट शर्त है कि पी और क्यू क्या होने चाहिए, आपके इंटीजर होने चाहिए, वो इसको सेटिस्फाई नहीं करती। तो इसलिए यहाँ पे बाय वन लगाकर भी हम इसको रैशनल की फॉर्म में, पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं कह सकते, इसको रैशनल नहीं कह सकते। तो जो नंबर रैशनल नहीं है, यानी कि जिन नंबर्स को हम पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, अगर इन सभी नंबर्स के ग्रुप को हम एक ग्रुप के अंदर शामिल करें तो इन सबको मिलाकर हम बोलते हैं रियल नंबर्स। कोई भी नंबर, चाहे वो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, वो रियल नंबर्स के ग्रुप के अंदर आता है, रियल नंबर कहलाता है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है। तो रियल नंबर हमारे को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सभी नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर, सभी रैशनल नंबर, सभी इर्रेशनल नंबर, इंटीजर, सभी मिलाकर क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स को बनाते हैं। In this chapter our first topic is Euclid division lemma। यूक्लिड ये साइंटिस्ट का नाम है, इसके नाम पर ये लेमा बना है। डिवीजन आपको पता ही है, डिवाइड करना। लेमा एक तरह से प्रूवन स्टेटमेंट होती है, प्रूफ की गई स्टेटमेंट होती है, जो आगे दूसरी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए हम उसको हेल्प में लेते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें क्या कहता है, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to b q plus r, where r is greater than equal to 0 and less than b होता है। तो यहाँ पर इसमें ज़्यादा सा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल जो हम डिवाइड करते हैं उसी के तरीके से है। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने a ले लिया सपोज 7 एंड b को लिया 3। तो अगर मैं 7 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास एक क्यू और एक आर आएगा। देखते हैं, 3 2 6, हमारे पास रिमाइंडर बचता है 1। तो यहाँ पर क्यू हमारा कोशेंट हो गया 2 और रिमाइंडर आर हमारा बन गया 1। तो अगर हम किसी भी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक क्यू और एक आर, जरूर ऐसे दो इंटीजर होंगे जो हमारे इस लेमा को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को शुरू से ही करते आ रहे हैं। डिविडेंड हमेशा किसके इक्वल होता है, डिवाइजर, यहाँ पे डिवाइजर b है जो कि पर्टिकुलर सम में 3 है, इनटू कोशेंट 2 प्लस रिमाइंडर जो कि यहाँ पर क्या है 1 है। तो ये वही चीज़ है जो हम करते आए हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो वही चीज़, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये q प्लस r। इसमें एक चीज़ और हम ध्यान देते आए हैं, हमेशा डिवीजन करते आ रहे हैं बहुत छोटी क्लासेस से। जो रिमाइंडर होता है वो कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होता। अगर वो पूरा कोई भी नंबर डिवाइजर से पूरा भाग होता है तो 0 बचेगा। अगर रिमाइंडर पूरा भाग नहीं भी होता और रिमाइंडर बचता है तो रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से ग्रेटर नहीं होता। यही चीज इसमें कही गई है, वेयर आर इज ऑलवेज लेस देन बी, बी मीन्स डिवाइजर। तो रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा होगा, 0 और 0 से बड़ा होगा। यानी कि 0 और b के बीच में ही r की वैल्यू आएगी। 0 भी हो सकता है अगर वो उससे पूरा डिवाइड होता है तो यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है। इसमें और कुछ भी नहीं है, वही हमारा जो डिवीजन प्रॉपर्टी है वही हम इस चीज़ के अंदर यूज करते हैं। कोई भी दो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर अगर मैं लेता हूँ a और b, तो हमारे पास दो इंटीजर, यूनिक इंटीजर होंगे जो कि क्या और r जरूर होंगे जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज लेस देन b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जहाँ पर r की वैल्यू 0 और डिवाइजर जो हमारा है b उसके बीच में रहेगी। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ सम्स करके देखते हैं। कम टू आवर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फाइंड HCF ऑफ दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। तो HCF हम बहुत पहले से निकालते रहे हैं, उसी तरीके को फॉलो करेंगे। तो HCF हम कैसे निकालते हैं,
जो हमारा बड़ा नंबर है उसको हम अंदर रखते हैं, छोटे वाले नंबर से उसको डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर ये 1 से जा रहा है तो 1 3 5 माइनस कर लें 0 9, और 135 जाएगा इसके अंदर, फिर 1 पे जा रहा है 91 जा 90, माइनस किया 5 4 45। अब हम डिवाइड करेंगे 90 को 45 से, 2 पे जा रहा है 45 2 जा 90। तो इसी चीज को हम फॉलो करेंगे यहाँ पर। लेट ए, बड़े नंबर को हम ए लेट कर लेते हैं। यहाँ पे ए हमारा कितना है 225 एंड बी क्या किया मैंने 135 को बी लेट कर लिया। तो बाय यूक्लिड डिवीजन अलोगरिथम। तो और कई बार हम अलोगरिथम और लेमा में भी कंफ्यूज रहते हैं। तो लेमा क्या है? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट थ्रू विच वी प्रूव अदर स्टेटमेंट्स। जबकि अलोगरिथम क्या है? किसी प्रूवन स्टेटमेंट के द्वारा जब हम सोल्व करते हैं सम्स को, तो उसके लिए जो प्रोसीजर फॉलो करता है, जो हमारे स्टेप्स होते हैं, उसको अलोगरिथम बोलते हैं। तो इन स्टेप्स को हमने, जो हमारा लेमा है यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसके जो प्रोसेस है उसको हम एल्गोरिथम के तरह करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला मेरा ए क्या है 225, और जब मैंने इसको 135 पे डिवाइड किया तो मेरे पास क्वोशिएंट कितना आया 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया 90। तो जैसे आप जानते हो अच्छे में जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता हम डिवीजन की प्रोसेस शुरू करके रखते हैं, उसको ख़त्म नहीं करते। हमारा रिमाइंडर जब 0 आता है तो लास्ट जो डिवाइजर होता है वो हमारा HCF कहलाता है। तो यही चीज़ हम करते रहेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं 90 जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है, तो फिर अगली प्रोसेस में यहाँ पे अब डिवाइड हमने किया है 135 को, ये हमारा ए बन गया। तो इसको डिवाइजर हो गया आपका 90, तो 90 इंटू क्यू यहाँ पर भी क्या है 1 प्लस 45 आपका रिमाइंडर आ गया। ये अभी तक 0 नहीं आया है। नेक्स्ट स्टेप में आपका ए 90 हो गया, डिवाइजर हो गया 45, और क्वोशिएंट हमारा आता है 2, जबकि रिमाइंडर क्या आता है 0। तो यहाँ पे हम देखते हैं हेंस R इज इक्वल टू 0, देयरफॉर HCF हमारा हो गया 45। जो लास्ट डिवाइजर होगा वो हमारा HCF होगा। तो वही चीज़ है जो हम पहले से करते रहे हैं, उसमें नया कुछ नहीं है, सिर्फ हम इस चीज़ को इस तरीके से लिखेंगे तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हो जाएगा। इन सेकेंड पार्ट वी हैव a इज इक्वल टू 38,220 एंड b इज इक्वल टू 196। तो उसी तरीके से पहले हम सिंपल तरीके से HCF निकाल के देखते हैं। 38,222 को मैंने अंदर ले लिया, 196 एज ए डिवाइजर से डिवाइड करेंगे हम। तो सबसे पहले ये जाएगा 1 पे 196, 382 में से 196 माइनस किया, 12 में 6 का 6, यहाँ पे रहेगा 7, 17 कैरी, 17 में से 9 गया 8, 2 1 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर हमने 2 उतार लिया, ये 9 पे गया 1764, 12 माइनस 4 8, यहाँ रहेगा 5, 15 माइनस 6 9 बचा, ऊपर से 0 उतारी 5 पे गया तो ये पूरा चला गया। अब हमारे पास पहली बार ही डिवाइड करने का रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, यानी कि ये पूरा जो नंबर है इसका फैक्टर है, ये नंबर इसका पूरे का फैक्टर है। तो यही नंबर हमारा HCF बन जाता है। अगर दो नंबर्स में से एक नंबर दूसरे का फैक्टर है तो छोटे वाला ही HCF होता है। तो यही चीज़ हम इसमें डिवीजन एल्गोरिथम से करेंगे। यहाँ पे ए मेरा ये है, तो 38,220 को हमें क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 196, ये आपका बी हो गया, इंटू क्या क्वोशिएंट हमारा कितना है 195 प्लस रिमाइंडर क्या है 0। तो पहले ही स्टेप में हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ लिखेंगे हेयर R इज इक्वल टू 0, देयरफॉर हमारा जो फर्स्ट नंबर है, जो फर्स्ट डिवाइजर है, वही आपका HCF बन जाएगा। देयरफॉर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या होगा 196 हो गया। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। तो इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट को पहले क्या करके देख लेते हैं, डिवाइड करते हैं। इन दिस क्वेश्चन a इज इक्वल टू 867 एंड b इज इक्वल टू 255। वही तरीका है, पहले हम सिंपली इसको HCF निकालते हैं। 867 को 255 से डिवाइड किया, 3 पे चला,
और इस तरीके से पूरी प्रोसेस से आप कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर ए में ले रहा हूँ हमारा 867, तो यूक्लिड डिवीजन और लॉगरिथम हमें क्या कहता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो जब तक आर हमारा 0 नहीं आता हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए है 867 इक्वल टू 255, बी होगा इनटू में क्यू है 3 प्लस 102, रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम इस प्रोसेस को आगे करेंगे। अब आपका जो बी था वो ए की जगह आ जाएगा और जिस नंबर से हमारा रिमाइंडर था वो डिवाइजर की जगह ले लेगा और क्वोशेंट है 2 प्लस 51 आपका रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया तो एचसीएफ निकालने के लिए हम इस प्रोसेस को जारी रखेंगे। जो आपका 102 है ए की जगह आ गया, 51 हो गया आपका बी इनटू 2 पर जा रहा है तो 2 आपका क्यू प्लस आर, रिमाइंडर 0 है। तो जहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा वहीं पे हम रुक जाएंगे। तो हेयर आर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर जो हमारा लास्ट डिवाइजर है, लास्ट डिवाइजर हमारा 51 है, वही हमारा एचसीएफ बन जाएगा। तो देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 51। तो इस तरीके से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन और लॉगरिथम। वही तरीका है जो आप बहुत सालों से करते आ रहे हैं, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा लिखने का अंदाज आप चेंज करेंगे और सम को सॉल्व कर देंगे। Our second question is, show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। तो हमने यहाँ पर शो करना है कि हम कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर अगर हम लें तो इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। तो इसके लिए लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, मैंने ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया एंड b इज इक्वल टू 6 और b को लिया 6, क्योंकि यहाँ पे 6q से 6 के मल्टीपल में आ रहा है तो हमने b को क्या लिया है, 6 ले लिया है। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6q प्लस आर वेयर जो हमारा r होगा वो 0 या उससे बड़ा होगा और 6 से क्या होगा, छोटा, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 6। तो इस तरीके से अगर मैं देखता हूँ तो हमारे पास द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी, अगर हमारा नंबर a 6 पे पूरा डिवाइड होता है तो r 0 होगा, या फिर r 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो r की जो वैल्यू है वो 6 से छोटी और 0 से बड़ी हम सारी पॉसिबल वैल्यूज ले सकते हैं। रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4 या 5, इनमें से कोई एक इंटीजर हो सकता है हमारे पास। देन a कैन बी, अगर हमारे पास r की ये वैल्यू हो सकती हैं तो a की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, अगर r 0 है तो a क्या होगा, a कैन बी 6q प्लस 0 मीन 6q हो जाएगा। अगर r की वैल्यू 1 है तो मैं a को क्या लिख सकता हूँ, 6q प्लस 1, 2 है तो 6q प्लस 2, 3 है तो 6q प्लस 3, 4 है तो 6q प्लस 4 या फिर 6q प्लस 5। ये सभी r की वैल्यू a की वैल्यू हमारे पास हो सकती हैं। 6q हो सकता है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5, इनमें से कोई एक फॉर्म हमारी a हो सकता है। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर के बारे में वो कह रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ये ऐसे नंबर हैं जिनमें से हम 2 कॉमन निकाल के 2 से डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी नंबर जो 2 पे डिवाइड होता है वो ओड नहीं होता, उसको हम इवन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4 आर इवन। अगर ये इवन है तो बाकी कौन से होंगे,
जो बच गए वो ओड हैं, जो इवन नहीं है वो ओड होंगे। तो देयरफॉर एनी odd positive integer can be written in the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 और 6q plus 5। तो कोई भी ओड पॉजिटिव इंटीजर है वो इन 3 नंबर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और मैं ये हमारा सम हो गया जो हमें पेपर में करना है। मैं इस चीज़ को समझने की कोशिश करता हूँ। मैं कुछ एग्जांपल लेके इसको प्रूव करने की कोशिश करूँगा। मान लो मैंने कोई भी नंबर ले लिया 3, तो मैं 3 हमारे पास एक पॉजिटिव ओड इंटीजर है, तो मैं इनको इनमें से किस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूँ तो 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 0 प्लस 3 मैं इसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 6 क्यू यहाँ पे 0 है प्लस 3, यानी कि ये फॉर्म मेरी बन जाती है। इसी तरीके से अगला नंबर हमारे पास जैसे 5 है, मैं 5 यहाँ ले लेता हूँ। तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 इंटू 0 प्लस 5, जो कि हमारे इस फॉर्म में बनता है 6 क्यू प्लस 5 वेयर क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्यू 0 आ गया। 7 है, 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 इंटू 1 प्लस 1, 6 1 जा 6 प्लस 1 7 हो गया। तो यहाँ पर ये फॉर्म बन रही है। क्यू मेरा यहाँ क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अगला है 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 इंटू 1 प्लस 3, 6 क्यू प्लस 3, यहाँ पे क्यू मेरा क्या है इसमें 1 है। तो इसी तरीके से हम कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं। सपोज 90 ले लिया मैंने, 90 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 3 18 प्लस 1 19 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा 3। और बड़ा नंबर ले लिया, मान लो 55 में ले रहा हूँ, तो 55 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 इंटू 9, 6 9 जा 54 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका 9 हो गया। तो इस तरीके से किसी भी ओड नंबर को आप इन तीनों फॉर्मों में दिखा सकते हैं, जो कि इस तरीके से बनता है। लेकिन अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर में हम इस सम को यहाँ तक सिर्फ इस तरीके से करेंगे। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members। तो हमारे पास एक आर्मी की कुछ जवान हैं जिनकी संख्या है 616। तो 616 जवान हैं और उनके आगे आगे आर्मी का बैंड है जिसके अंदर 32 मेंबर्स हैं। The two groups are to march in the same number of columns। सेम नंबर ऑफ कॉलम, सेम लाइंस में चलेंगे, आगे आगे बैंड, पीछे पीछे जो आर्मी के जवान हैं वो। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो हमने निकालना है कि हम कितने मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने कॉलम बना सकते हैं जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने इस नंबर और इस नंबर दोनों नंबर को एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करना है जो कि मैक्सिमम भी हो और इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर सके, ताकि हम एक कॉलम में यानी कि एक रो में एक लाइन के अंदर उतने ही मेंबर और उतने ही जो हमारे बैंड के मेंबर हैं उनको इंक्लूड कर सके। तो ऐसा नंबर जो मैक्सिमम भी हो और इन दोनों को डिवाइड करे वो इनका एचसीएफ होगा। तो हमने इनका एचसीएफ निकालना है, तो उसके लिए तरीका हमारे पास है ही है। 616 बड़ा नंबर है, इसको डिवाइड करेंगे हम 32 से। 32 2 जा 64 बड़ा हो जाएगा तो ये 1 पे जाएगा। यहाँ से हमारे पास बच गया 9, फिर ये चला जाएगा 9 पर 18 और 27 28 माइनस किया। तो यहाँ पर हमने 32 से 616 को डिवाइड किया तो मेरे पास 8 रिमाइंडर बच गया। अब हम क्या करेंगे, जब तक 0 नहीं आएगा रिमाइंडर तब तक हम इस प्रोसेस को बढ़ाएंगे। तो अब 8 हमारा डिवाइजर होगा, 32 डिविडेंड बन जाएगा। तो मैं 32 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो ये 4 पे जा रहा है, 8 4 जा 32, तो ये हमारा डिवाइड। तो यहाँ पे एचसीएफ हमारा कितना आ गया 8 आ गया। तो अगर हम 8 कॉलम बढ़ाते हैं तो जो 8 है वो 32 को 616 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो एक कॉलम अगर हम बढ़ाएंगे
तो उसमें हर कॉलम में 4 जो जॉन होंगे हमारे पास उसके हो जाएंगे, और इससे डिवाइड करेंगे अगर 8 को तो वो नंबर ऑफ मेंबर्स हो जाएंगे जो उनके पीछे पीछे जा सकेंगे। तो हेंस देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या बन सकते हैं हमारे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 8। तो 8 कॉलम हम बना सकते हैं जिसमें वो मार्च करेंगे, तो उसको हम हमारे जो बैंड के मेंबर हैं और जो आर्मी के मेंबर हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो यहाँ पर हमारे को किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m+1 की फॉर्म में होगा। ये प्रूव करना है EDL को लगा के, यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हुए। तो वही तरीका हम अपनाते हैं, लेट A be any positive integer and यहाँ पर B को हम लेंगे 3। तो बाय EDL यूक्लिड डिवीजन लेमा A की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, A इज इक्वल टू बी क्यू, बी है हमारा 3 इंटू क्यू प्लस आर, 3q+r वेयर। तो r हमारा क्या होगा, 0 से बड़ा या इक्वल हो सकता है और लेस देन क्या होगा, 3 होगा। तो इस तरीके से therefore the possible values ऑफ r, हाँ जी, तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी, 0 से बड़ी या 0 भी हो सकती है, 3 से छोटी लेस देन 3। तो 0, 1, 2 ये 3 नंबर ही ऐसे हैं जो 0 या 0 से बड़े हैं और 3 से छोटे हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें therefore a कैन बी, a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अगर r 0 है तो ये चीज़ क्या बनेगी, 3q, 1 है r तो 3q+1 आ जाएगा ये, और अगर r 2 लेते हैं तो ये क्या आएगा आपका 3q+2। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर बताना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो मैं यहाँ पर a को तीनों अलग अलग फॉर्म में लेकर लिखता हूँ और उनका स्क्वायर करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम a को एज ए 3q लेते हैं, व्हेन a इज इक्वल टू 3q। जब a 3q की फॉर्म में है तो a स्क्वायर क्या होगा हमारा, 3q इट्स होल स्क्वायर मीन्स 9q², और 9q² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3q²। क्योंकि q इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी इंटीजर होगा, उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी एक इंटीजर आएगा। तो ये जो चीज़ है अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये कोई ना कोई इंटीजर होगा, और इस इंटीजर को मैं m लेट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से a² मेरा क्या हो गया, 3m, वेयर m इज इक्वल टू 3q²। 3q² को मैंने m लेट कर लिया तो ये चीज़ 3 × m यानी कि 3m बन गई। इसी तरीके से हम सेकंड केस लेते हैं, अगर हमारा a इस फॉर्म में नहीं है तो a इस फॉर्म में हो सकता है 3q+1 की फॉर्म में। अगर a की वैल्यू ये है तो a² क्या होगा, 3q+1 इट्स होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर है और यहाँ अंदर a + b की फॉर्म बन रही है, तो a + b का स्क्वायर होता है हमारे पास a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर a² मीन्स क्या है, 3q का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और q² को हम एज इट इज लिखेंगे प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इंटू 2ab, 2 × 3q इंटू 1, तो 2 3 जा 6, 6 1 जा 6 इंटू q है, तो ये चीज़ बन जाएगी आपकी 6q। इसमें भी मैं इस चीज़ को पहले लिख सकता हूँ 9q² + 6q + 1। अब इन पहले दो नंबर्स को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो आप पहले 3 कॉमन निकाल लें इसमें से,
निकालने को हम क्यू भी कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन आपने निकालना नहीं क्योंकि हमने इसको इस फॉर्म में बनाना है। तो अगर मैं इन दोनों में से 3 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, 3q² प्लस 2q प्लस 1 आ जाएगा, ये बड़ा। अब ये चीज़ भी एक इंटीजर ही बनेगा क्योंकि क्यू इंटीजर है, क्यू का स्क्वायर इंटीजर होगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी इंटीजर आएगा कोई ना कोई। इसी तरीके से क्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी एक इंटीजर होगा, और 2 इंटीजर का सम भी इंटीजर होता है। तो अगर मैं इस चीज़ को m लेट कर लेता हूँ तो ये चीज़ बन जाएगी 3m प्लस 1, वेयर m को मैंने क्या लिया है यहाँ पे लिख देंगे, वेयर m इज इक्वल टू 3q² प्लस 2q। ये चीज़ इंटीजर, ये कोई इंटीजर हो सकता है, या इसकी वैल्यू इंटीजर आएगी। थर्ड केस पे आते हैं, जब हमारा एक इस फॉर्म में है, मान लो इस फॉर्म में भी नहीं, इस फॉर्म में भी नहीं, तो तीसरी फॉर्म कौन सी है, 3q प्लस 2 की फॉर्म है। तो अगर a ये है तो a का स्क्वायर क्या होगा, ये बनेगा आपका 3q प्लस 2 इट्स होल स्क्वायर। इसको भी हम आइडेंटिटी के द्वारा खोलेंगे, a स्क्वायर हो जाएगा 9q² प्लस 2ab को पहले लिख लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये चीज़ बन जाएगी 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को बाद में लिख लिया, बीच में लिख लिया मैंने 2ab। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास 2 ही फॉर्म है, या तो ये फॉर्म बने या ये फॉर्म बने, तो ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, ये फैक्टर टर्म 3 पे डिवाइड हो रही है, लेकिन ये 3 पे डिवाइड नहीं हो रही। तो इसको हम इनमें से किसी एक फॉर्म में बदलना चाहते हैं, तो मैं 4 में से तो 3 कॉमन नहीं ले सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा इसके टुकड़े बना लेने हैं। 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 1। अब अगर हम ध्यान दें तो इन 3 टर्म्स में से मैं कॉमन ले सकता हूँ 3 को, तो मैंने 3 ले लिया बाहर, तो ये अंदर बचेगा 3q² प्लस 4q प्लस 1, और ब्रैकेट बंद होने के बाद प्लस 1 ये भी। अब इस चीज़ को मैं m मान लेता हूँ, तो ये चीज़ बन जाएगी आपकी 3m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू, m किसको लिया मैंने, 3q² प्लस 4q प्लस 1। तो इस तरीके से कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो उनको हम इन 3 में से किसी एक फॉर्म में लिख सकते हैं, और उनका स्क्वायर अगर हम करेंगे वो या तो 3m की फॉर्म में होगा, जैसे कि यहाँ पर हमने इस पर्टिकुलर सम में देखा, और या फिर इस फॉर्म में होगा। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसको हम 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। यही हमारा इस चीज़ में हमने प्रूव करना था। तो इस चीज़ को हम अगर एग्जाम्पल के माध्यम से देखें तो पहली बात तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर सोच लें आप। सपोज मैंने 50 को सोच लिया, तो 50 को अगर सोचूं मैं, तो यहाँ पर मैं इसको इस तीनों में से कोई एक फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसको 3 से डिवाइड कीजिए आप, तो 3 × 16 ये आपका बनता है 48, और इसमें अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो 50 बन जाएगा, यानी कि ये आपकी ये वाली फॉर्म बन गई, 3q प्लस 2 की फॉर्म बन गई। और अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे वो या तो इस फॉर्म में आएगा या फिर इस फॉर्म में आएगा। देख लेते हैं, 50 का स्क्वायर क्या होता है, 2500, और 2500 को हम देखते हैं कौन सी फॉर्म में बढ़ेगा। अगर मैं 2500 को 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 8 जा 24, 1 10, 3 3 जा 9, 1 फिर 0 उतार ली, 3 3 जा 9, 1। तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2500 इज इक्वल टू 3 × 833 प्लस 1। तो ये चीज़ अगर मेरी m है तो 3m प्लस 1 की फॉर्म में बन जाती है। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। Question number 5. Use Euclid division lemma to show that cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। तो अब की बार हमने क्यूब दिखाना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, तो उसका कुछ पार्ट तो बिल्कुल पिछले सम के जैसा ही है। लेट a be any positive integer and, अब इसमें हमने b को लेट करना है। तो देखिए क्योंकि हम क्यूब निकाल रहे हैं, अगर मेरे को सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही इस फॉर्म में दिखाना होता तो मैं b को 9 लेता,
लेकिन यहाँ पे हमने क्यूब दिखाना है तो 3 का क्यूब भी 27 तक चला जाता है, तो यहाँ पर हम इसको b को 3 ही मानेंगे ताकि हम जब इसका क्यूब करें तो 9 कॉमन आ सके उसके अंदर से और हम इन तीनों में से किसी एक फॉर्म को दिखा सकें। तो यहाँ पर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये क्या आएगा मेरा 3q प्लस r वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3। Therefore the possible values of r क्या होंगी r 0 1 2। सो a कैन बी, a की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, अगर r 0 है तो 3q, 1 है तो 3q प्लस 1 और 2 है तो 3q प्लस 2। इनमें से कोई एक फॉर्म में हमारा a होगा, लेकिन हमें क्या दिखाना है, उसके क्यूब के बारे में दिखाना है। तो मैं बारी बारी से इनका क्यूब दिखाता हूँ। तो व्हेन a इज इक्वल टू 3q, जब आपका a 3q की फॉर्म में है तो इसका क्यूब क्या होगा, a क्यूब इज इक्वल टू 3q इट्स होल क्यूब, इस फॉर्म में बन जाएगा। और ये हमारा होता है 3 का क्यूब 27 और क्यूब क्यूब एज इट इज लिख देंगे हम। और इस चीज़ को मैं क्या लिखता हूँ 9 इंटू 3q क्यूब। तो 9 3 का 27 बन जाएंगे, वही फॉर्म है। तो यहाँ पर q इंटीजर है, इंटीजर का क्यूब करोगे वो भी इंटीजर होगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी इंटीजर आएगा। तो ये कोई ना कोई इंटीजर बनेगा हमारा। तो मैं इस चीज़ को क्या लेट कर लेता हूँ, एम लेट कर लेता हूँ, वेयर एम मैंने क्या ले लिया 3q क्यूब। तो अगर हमारा a 3q की के फॉर्म में है तो a क्यूब क्या किस फॉर्म में होगा 9m की फॉर्म में होगा, जहाँ पर m भी कोई इंटीजर है जैसे इसमें q कोई इंटीजर था। सेकंड केस, अगर हमारा a 3q की फॉर्म में नहीं है तो कौन सी फॉर्म में होगा, फिर 3q प्लस 1 की फॉर्म में हो सकता है। तीनों में से कोई एक फॉर्म रहेंगे, तो हमारी बारी तीनों के लिए देखते हैं। a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब, क्योंकि a इसके इस फॉर्म में है तो इसका क्यूब लेंगे हम। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब बनता है। तो 9th में हमने क्यूब के फार्मूले किए हैं, a प्लस बी इट्स होल क्यूब। तो इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, खोल के लिख सकते हैं। ये बनता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये आइडेंटिटी हमने 9th क्लास में की है, आपने इसको ध्यान रखना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। नेगेटिव भी था इसमें, a माइनस बी का क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। तो उसमें ये दो में माइनस की होती हैं, ये दो प्लस की होती हैं, जबकि प्लस वाले में तीनों प्लस की हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ प्लस वाली जो आइडेंटिटी है उसी को देखेंगे, उसी को फोकस करेंगे। तो यहाँ पे मेरा a जो है वो ये बनता है और b ये बनता है। फर्स्ट इज a क्यूब 3q इट्स क्यूब करेंगे तो 27q क्यूब हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर b, a ये है इसका स्क्वायर 9q स्क्वायर, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27q स्क्वायर इंटू 1 भी है तो 1 से तो वही आएगा। तो ये चीज़ आ जाएगी आपकी 27q स्क्वायर प्लस, अब आते हैं हम 3ab स्क्वायर के ऊपर। तो 3 इंटू ये a हो गया 3q, यानी कि 3 3 का 9q प्लस इंटू में 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये चीज़ हमारी हो जाएगी 9q प्लस b क्यूब, 1 का क्यूब आपको पता है 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो अब हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाकर मैंने इस चीज़ को एक्सपेंड कर लिया। अब इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स को देखिए आप, 27 27 9 तीनों जो है वो 9 पे डिविजिबल हैं, तो मैं इनमें से 9 कॉमन ले सकता हूँ। मैंने 9 कॉमन लिया, यहाँ बच गया 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। तो इस चीज़ को मैं m लेट कर लेता हूँ, ये कोई इंटीजर बनेगा। तो m 9m प्लस 1 में लिख लेता हूँ इसको, वेयर m को हमने किससे रिप्लेस किया है 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q से।
अब अगर हमारा ए इस फॉर्म में भी नहीं है, इस फॉर्म में भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो जो हमारी तीसरी फॉर्म है उसमें होगा। तो अगर हमारा ए वैन ए इज इक्वल टू 3q+2 की फॉर्म में अगर है, तो इन दैट केस ए क्यू मेरा क्या बनेगा 3q+2 इट्स होल क्यूब। वही आइडेंटिटी हमारे पास है, ए क्यूब बन जाएगा 3q का क्यूब बनेगा आपके पास 27q³ प्लस 3a²b 3 × 9q² × 4 3 9 जा 27 27 2 जा 54 और साथ में q² भी आएगा प्लस 3ab² 3 × 3q × 2 का स्क्वायर होता है 4 3 3 जा 9 9 4 जा 36 और q है साथ में प्लस 2 का क्यूब हमारे पास होता है 8। तो जब आइडेंटिटी से हमने इस चीज़ को एक्सपेंड कर लिया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये चीज़ और ये चीज़, ये तीनों नंबर हमारे 9 पे डिविजिबल हैं, तो मैं इनमें से 9 कॉमन निकाल सकता हूँ। 9 3 जा 27 q³ प्लस 9 6 जा 54 q², 9 4 जा 36 q प्लस में ये 8 है। तो वही चीज़ अगर हम, क्योंकि हमारा q जो है वो एक इंटीजर है, तो इसका क्यूब स्क्वायर और खुद ये इंटीजर होगा। इनको 3 6 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी इंटीजर आएंगे और उनका सम भी एक इंटीजर बन जाएगा। तो उस इंटीजर को जो कोई इसको कैलकुलेट करके बनेगा उसको मैं m लेट कर लेता हूँ। तो ये फॉर्म बन गई हमारी 9m+8 वेयर m मैंने क्या लिया है 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को हम इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में लिख सकते हैं, 9m 9m+1 और 9m+8 की फॉर्म में। तो वही तरीका स्क्वायर के लिए है, वही तरीका हमारे पास क्यूब के लिए है। तो हमारा